हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे सी टेट, बी टेट, एस टेट, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। आइए हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। विकास की अवधारणा क्या है? विकास क्या है? बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता आती है वो बाल विकास कहलाती है। विकास में वे सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं। विकास के अंतर्गत हम व्यक्ति के या मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया को शामिल करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान मानते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों भिन्न हैं। बाल विकास की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक संरचना या विकास में बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं, जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता आती है वो विकास कहलाती है। विकास में सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं। दूसरे अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है। विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि राम बड़ा हो गया है, श्याम बड़ा हो गया है, अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि राम और श्याम की लंबाई बढ़ गई है। संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। केवल लंबाई में अगर वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं, जबकि किसी भी बालक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है उसे हम विकास कहते हैं। विकास, आइए हम लोग आगे देखते हैं कि विकास की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विकास शब्द उन सभी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों के लिए काम में लाया जाता है जिससे बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों का संकेत मिलता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि विकास शब्द जो है वो वृद्धि से ज़्यादा व्यापक है, अर्थात विकास में वृद्धि समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आता है उसे हम न तो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और न माप सकते हैं, क्योंकि इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन घुले मिले रहते हैं। इसको एक विशेष प्रकार के मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा ही मापा जा सकता है, जबकि जो वृद्धि होती है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे व्यक्ति के आकार में परिवर्तन, व्यक्ति की लंबाई में परिवर्तन, व्यक्ति के भार में परिवर्तन, इन सब को हम माप भी सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि विकास की परिवर्तन की प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि की तरह यह परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। विकास शब्द जो है वो किसी अंग विशेष अथवा व्यवहार के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आए हुए सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप से व्यक्त करता है। विकास वृद्धि से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ इसका एग्जाम्पल हम इस रूप से देख सकते हैं
कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं जिसकी शारीरिक वृद्धि की गति बहुत धीमी होती है। वे आकार, लंबाई तथा वजन में तो कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हासिल करते हैं, परंतु इनके व्यक्तित्व का अपूर्ण विकास अवश्य होता है। वे मानसिक रूप से बड़े परिपक्व हो जाते हैं तथा इनमें पर्याप्त कार्य क्षमता का भी विकास हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि कोई ऐसा बालक होता है जो कि नाटा या बौना होता है, जिसकी वृद्धि अर्थात शारीरिक वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसकी लंबाई 2.5 से 3 फीट होती है। वजन आपको देखेंगे कि 30, 35, 40 केजी तक मैक्सिमम रहती है। लेकिन वो मेंटल रूप से काफ़ी मैच्योर होते हैं, बुजुर्गों की तरह बात करते हैं। उनको देख कर के हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह काफ़ी छोटे कद की व्यक्ति हैं, अर्थात इनकी वृद्धि नहीं हुई है अगर, तो ऐसा नहीं है कि उनकी मानसिक विकास भी नहीं हुआ है। अर्थात इस रूप से हम कह सकते हैं कि वह ऐसा नहीं है कि हमेशा वृद्धि के साथ विकास का संबंध जो है वो धनात्मक है, ऐसा बात नहीं है। कोई विशेष संबंध वृद्धि और विकास में नहीं है। वृद्धि और विकास का अर्थ हम कह सकते हैं, हमने जैसा कि अध्ययन किया आगे, कि विकास वृद्धि जो है व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन में आने वाली बातों को कहा जाता है, जबकि जो विकास है वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के चेंजेज की बात करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विकास में वृद्धि समाहित होती है। हम आगे और एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं सोरेनसन, जो एक बहुत ही विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग या वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसकी अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है, जबकि विकास का संबंध जो है अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है वह विकास को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। आगे हम देखेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि बालक की वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्यकुशलता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी भी स्थिति देखी जाती है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है किंतु उसका विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक जो अर्थ है उसमें विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होता रहता है। विकास केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना ही नहीं है, यह नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित हो जाना है जो गर्भावस्था से आरंभ होकर परिपक्वता तक चलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृद्धि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के परिपक्वता तक चलती है, जबकि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। हरलाक महोदय जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण अंतर क्या क्या है। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वह बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग
संकुचित अर्थों में किया जाता है, जबकि विकास का शब्द व्यापक अर्थों में किया जाता है। अभिवृद्धि का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, किस दिशा से वृद्धि होगी, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की मानसिक विकास हो गया है तो बाद में वह अल्प विकास का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे। अभिवृद्धि का जो कोई विशेष एक लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, उदाहरण के रूप में ऊंचाई और भार को सीधे मापा जा सकता है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। उसके लिए किसी न किसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है। जैसे बुद्धि है, बुद्धि को हम सीधे माप नहीं सकते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। आगे हम लोग देखेंगे विकास की अवस्थाएं। रास महोदय ने विकास के महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं बताई हैं। उनके अनुसार है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था की इन्होंने कहा है 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था को कहा है 5 वर्ष से 12 वर्ष, किशोरावस्था है 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था है 18 से ऊपर। अर्थात रास महोदय के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था को इन्होंने जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की बात कही है, बाल्यावस्था को 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था कही है, किशोरावस्था को 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष से ऊपर। अब हम लोग आगे देखेंगे कि विकास के विभिन्न पक्ष क्या क्या है, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि चीज़ों को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल, पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती हैं। हम यह जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से में ही पैदा होता है, समाज में ही बढ़ता है, सामाजिक क्रियाकलाप करता है और अंत में समाज में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बिना समाज के मनुष्य कुछ नहीं है, पशु समान है। अगर किसी भी मनुष्य का समाज नहीं है, लोगों से संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो वह मनुष्य नहीं, पशु के समान है। इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उस सामाजिक विशेषताओं, उनके मूल्यों, मानदंडों के आधार पर उसको अपने मनुष्य की आचार, विचार और परंपराएं होती हैं। तो सोरेनसन महोदय कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई एक योग्यता से है। हरलाक महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। सोशल डेवलपमेंट जो है वो सोशल रिलेशन में मैच्योरिटी आने से है। अगर सोशल रिलेशन में अगर मैच्योरिटी नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि उस बालक का, उस बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हुआ है। उपरोक्त जो 2 परिभाषाएं हमने देखी हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बच्चे की दूसरी व्यक्तियों के संपर्क में आने के साथ ही समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात बालक जब जन्म लेता है तभी से वह उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। परिवार में
में वो विभिन्न लोगों से मिलता है, माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, चाचा से, चाची से, ताऊ ताई, बड़े पिताजी, बड़े माँ लोगों से मिलता है, परिवार के अन्य भाई बहन, इन सब संबंधों से मिलता है। तो उसे से उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, परिवार से ही, घर से ही। इसके बाद बच्चा बड़ा होता है तो पास पड़ोस के लोगों से जाता है, पास पड़ोस के लोगों से मिलता है, तो वहाँ से उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और जब बड़ा होता है तो उसके बाद उसके दायरा बढ़ता है, उसकी सामाजिक प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, वो पास पड़ोस के लोगों से व्यवहार करता है, तो वहाँ से उसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस बढ़ते हैं। इसके बाद जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो फिर वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो विद्यालय तो कहा जाता है कि समाज का एक लघु रूप है। स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, जैसा कि जानडेवी महोदय ने कहा है। तो जब समाज का लघु रूप ही विद्यालय है तो विद्यालय में बच्चे को संपूर्ण विकास होता है। वह माता पिता, परिवार, पास पड़ोस से जो चीज़ें सीखी रहती है, उसकी मेच्योरिटी आती है, उसका रिलेशनशिप जो होता है वो बढ़ता है वहाँ पे, और अन्य चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उससे व्यक्ति में अनेक सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो अर्जित ज्ञान होता है सोसाइटी से, वो व्यक्ति समाज के साथ जल्दी जल्दी तालमेल बैठा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास बालक का कैसे होता है। तो इस अवस्था में बालक सामाजिकता से परे होता है, अर्थात बालक नहीं समझता है कि सामाजिकता क्या होती है। वह मात्र अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। बच्चों में जो सामाजिक व्यवहार तब प्रकट होता है जब वह अपने व्यक्तियों तथा वस्तुओं में अंतर को समझने लगता है। वहीं से उसका सोशल बिहेवियर प्रकट होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। इस अवस्था में बच्चे समायोजन तथा गिरोह बनाने की क्षमता का विकास उनका हो जाता है। अर्थात जब बालक 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु सीमा में पहुंचते हैं तो उनके अंदर एडजस्टमेंट की क्षमता और समूह बना करके रहने और चलने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है। उसके द्वारा वे आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास में क्या विशेषताएं आती हैं। किशोर विद्यार्थियों के साथ समूह बनाने की तो कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है। अर्थात वे समझने लगते हैं कि ये लड़की हैं, ये लड़के हैं, उनकी एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष रुचियाँ जागृत हो जाती हैं। किशोरावस्था में जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें बालक के अंदर विशेष रुचियाँ जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि नैतिक एवं भावात्मक विकास बालक के अंदर किस प्रकार से होता है। नैतिक विकास का अर्थ है बच्चों में मूल्यों का विकास एवं नैतिक संकल्पना की भावना जागृत करना। नैतिक संकल्पना के अंतर्गत बच्चों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता की भावना विकसित करना होता है। समाज की अपेक्षा होती है कि कोई भी बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो अपने समुदाय या समाजों के मानकों के प्रति अनुरूप रहे। जीवन मूल्य, उस समाज के जीवन मूल्य, मानक, आचार, विचार, परंपरा को ग्रहण करे और उसका पालन करे। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें सही होती हैं। एक समाज में जिस चीज़ों को स्वीकार किया जाता है, किसी दूसरे समाज में उसी चीज़ों को अस्वीकार भी किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हमें यह देखना है कि वो जो बच्चा है वो जिस समाज में रह रहा है उस समाज के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, परंपराएं हैं, उनका पालन उसको करना चाहिए। और प्रत्येक समाज भी ऐसे ही नैतिक मूल्यों की प्रति जवाबदेह होता है। कुछ ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं जो प्रत्येक समाज के हेतु एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता। ये सब ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो प्रत्येक समाज में स्वीकार्य हैं।
बच्चों की नैतिक संकल्पनाओं का जो विकास होता है वो समाज से ही जुड़ा होता है। प्रारंभ में वो प्रयत्न एवं त्रुटि परिवार और विद्यालय के माध्यम की समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार सीखते हैं, अर्थात वे ट्रायल एंड एरर मेथड से जो परिवार और विद्यालय में समाज के द्वारा जो स्वीकृत नियम है उसको सीखते हैं। इसके पश्चात वे अमूर्त भाषिक रूप से नैतिक संकल्पनाएं अपनाकर सही या गलत के नियम और सिद्धांत सीखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नैतिक विकास का जो स्वरूप है वो है कैसे है। नैतिक विकास का स्वरूप, नैतिक विकास के स्वरूप के लिए हम लोग देखते हैं कि आगे आइए अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संवेगात्मक विकास। संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य, ये सब जो ऐसे प्रमुख संवेग है वे व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं, उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन करता है। संवेगों का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धनात्मक संवेग व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं और जो ऋणात्मक संवेग होते हैं वे व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। संवेग की स्थिति में विचार प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है। संवेग जो होते हैं वे मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। शैशवावस्था में प्रायः संवेगात्मक जो व्यवहार होता है वो प्रायः अस्थिर होता है, जो कि बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगता है। किशोरावस्था में ये व्यवहार प्रायः अधिक उग्र होते हैं। वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, पारिवारिक वातावरण आदि कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। अध्यापकगण और अभिभावकगण बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास को एक सही दिशा दे सकते हैं, अर्थात शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालक और बालिकाओं के जो संवेगात्मक विषय है उसको एक सही दिशा प्रदान करे जिससे वह आगे बढ़ सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास से तात्पर्य शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों में गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है। उनके अंदर क्वालिटेटिव डेवलपमेंट अधिक होता है, उनकी जो बुद्धि होती है। पियाजे तथा ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आती हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताए हैं। आगे हम लोग किसी एक बुद्धि के टॉपिक में इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपके सीटेट के लिए या किसी भी टीटी एग्जाम, एसटीटी के लिए जो पेडागॉजी का पोर्शन है उसमें संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष सीटीईटी की परीक्षा में विशेषकर इससे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो सीडीपी में आपके आए, चाहे लैंग्वेज में आए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में आए, चाहे सोशल साइंस के या साइंस या मैथ के पेडागॉजी में आए। निश्चित रूप से इस टॉपिक से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए अगले किसी एक वीडियो हम इस पे बना देंगे और आप लोग इसको देखिए। आगे हम लोग देखते हैं पियाजे ने संगठन और अनुकूलन की योग्यताओं को संज्ञानात्मक कार्य की विधि की 2 प्रमुख विशेषताएं बताया है, जबकि ब्रूनर महोदय ये भी एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक नामक
3 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को वर्गीकृत करके समझाने का प्रयास किया। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। ये किसी भी बालक के मानसिक विकास को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। विकास को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। इन तत्वों में के द्वारा विकास की गति प्राप्त होती है तथा ये लोगों को नियंत्रित भी रखते हैं। यहाँ सभी को हम लोग संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। वंशानुक्रम क्या है? बालक को विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है तथा यहीं से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित होती हैं। ऐसा यह देखा जाता है कि लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं, छोटे कद के माता पिता के बच्चे भी छोटे होते हैं। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो बच्चे के अंदर माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है। इसे ही हम कहते हैं वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त गुण। दूसरा प्रभावित करने वाले कारक होते हैं विकास को वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक का जीवन शैली, जीवन दर्शन, उसका स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोस तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी बालक अगर जो गांव में रह रहा है, उसकी बातचीत करने का ढंग, उसकी बुद्धि का विकास, उसकी अन्य जो विशेषताएं होती हैं डेवलपमेंट की, और एक शहर में रहने वाले बच्चे, दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ये किसके परिणाम स्वरूप होता है? बालक के वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित महत्वपूर्ण रूप से करता है। बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अधिक तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक शीघ्र ही बोलने एवं चलने लगते हैं। प्रतिभाशाली बालक 11 माह में, सामान्य बुद्धि बालक 16 माह में और मंद बुद्धि बालक 24 माह की आयु में बोलना सीख लेता है। लिंग। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का भी प्रभाव पड़ता है। जो बालिकाएं होती हैं वो बालकों की अपेक्षा प्रारंभ में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उनकी लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। उनके जन्म के समय आकार बालकों की अपेक्षा बड़ा होता है, वजन बड़ा होता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इसी प्रकार बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि ये ग्रंथियाँ रस का स्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के रूप में गल ग्रंथि से स्रावित रस थायरॉक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है। इसके स्रावित न होने से बालक बौना हो जाता है। बालक के गले में एक ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन नामक रस का स्रवण होता है। उस अगर स्रावित नहीं हो तो बालक का कद छोटा हो जाता है, अर्थात तो बौना हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्मक्रम। बालक के विकास पर परिवार में जन्मक्रम का भी प्रभाव पड़ता है।
यह देखा गया है कि परिवार में जन्म लेने वाले प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे तीसरे बालक का विकास तेज गति से होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि बाद में जो बालक जन्म लेता है उनमें अनुकरण एवं शीघ्र सीखने की शक्ति तेज होती है, जिसके कारण अपने पूर्व जन्म में मतलब बड़े भाई बहन का अनुकरण करके बालक तेजी से सीख लेता है किसी चीज़ों को। जबकि जो प्रथम संतान जन्म लिया है तो वो बड़ा जो बच्चा है कोई उससे बड़ा बच्चा परिवार में है नहीं, जिसके कारण होता क्या है कि वो अनुकरण कर नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है, चीज़ों को अपने से करना है, मतलब ट्रायल एंड एरर बेस पे अधिक सीखता है, प्रयत्न त्रुटि के द्वारा अधिक सीखता है, जिससे उसे सीखने की गति थोड़ी धीमी होती है, सीखने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। जबकि जो बाद के बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से, अपने बड़े भाई बहन से अनुकरण करके जल्दी सीख लेते, उनका देखा देखी चीज़ों को देख करके जल्दी सीख लेते, इसलिए उनका विकास जल्दी होता है। भयंकर रोग एवं चोट भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। लंबी बीमारियों के कारण बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार बालक के सिर पर अगर भारी चोट लग जाए तो इससे भी उसके विकास में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोषाहार। हम लोग ये देखते हैं और जानते भी हैं कि अगर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बच्चों को उचित पोषण नहीं मिले तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और इससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और भारत जैसे एक गरीब देश में बहुत सारे ऐसे माताएं हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाती है और जो बच्चा जन्म लेता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, एक स्वस्थ जन्मा बच्चा भी यदि उसे उचित पोषण नहीं मिल पाता, उचित आहार नहीं मिल पा रहा है तो उसके कारण भी वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और इसके कारण जिससे कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास उचित गति से नहीं हो पाता है। शुद्ध वायु एवं प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विकास में व्यवधान पैदा हो जाता है। शुद्ध वायु और प्रकाश तो एक स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति के लिए भी आवश्यक होता है। बालक तो बालक है, उसका विकास तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा यदि वो दूषित वातावरण में रह रहा है, उसे प्रकाश के पर्याप्त संसाधन वहाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ की जो वायु है उसमें ऑक्सीजन की अगर कमी है, अन्य तत्वों की मात्रा की अधिकता है, तो इससे उसका विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालक के विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। अध्ययन से यह पता चलता है कि उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेजी गति से होता है, अर्थात जो नस्ल है उस नस्ल के कारण भी कुछ परिवर्तन आता है। आगे नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट हम लोग देखेंगे, विकास का और अधिगम का संबंध क्या है। व्हाट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अधिगम बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इस स्तर पर बच्चा न केवल विकास की ओर उन्मुख रहता है बल्कि सीखने की प्रक्रिया में भी वह तत्पर रहता है। बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन स्वाभाविक होते हैं वह परिपक्वता तथा आयु के होने पर आते हैं। जैसे बच्चों का चलना, बैठना, दौड़ना आदि जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं वो बच्चा अपने आप सीख लेता है। ये उसे अतिरिक्त प्रयास या अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों में परिपक्वता की क्षमता वंशानुगत के कारण होती है, तो दूसरी तरफ अधिगम की प्रक्रिया एक अर्जित प्रक्रिया होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके उपरांत वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। धन्यवाद मित्रों, मुझे आशा है कि आप लोगों को आज जो ये CDP की महत्वपूर्ण टॉपिक था, बाल विकास एवं उसका विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम के साथ संबंध, जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी इस टॉपिक से संबंधित किसी भी चीज़ों का, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसके कमेंट करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। और हाँ, यदि आपको लगे, थोड़ा भी ऐसा लगे कि ये वीडियो
आपके लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके थोड़े से प्रयास से बहुत से लोगों तक यह वीडियो पहुंचेगी और उनको सीखने का मौका मिलेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो धन्यवाद।